Hey everyone, welcome back. So in this lecture we will discuss about our very crucial topic that is oxidative phosphorylation. ओके सो हमने लास्ट लेक्चर में अपना कवर किया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन सिस्टम और उसमें हमने देखा था कैसे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में 5 प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट थे और ये कॉम्प्लेक्सेस क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। ये पांचों कॉम्प्लेक्स मिलकर प्रोटीन आपका एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे थे, यानी आपकी एटीपी की सिंथेसिस कर रहे थे। हमने देखा था ऑक्सीडेट हमने क्या देखा था, उसमें 5 प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट थे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो जो हमारा फिफ्थ नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स नंबर 5, उसके अंदर हम देख रहे थे कि कैसे उसे प्रोटॉन पंप हो रहे हैं, प्रोटॉन यानी पास हो रहे हैं और उससे एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। तो हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में उसी कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के बारे में, जिसे हम एटीपी सिंथेस या F0 F0 भी कहा जाता है, और देखेंगे कि कैसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, किससे, F0 या F0 कॉम्प्लेक्स से। Okay. Oxidative phosphorylation is the synthesis of energy molecule with the help of energy liberated during oxidation of reduced coenzyme NADH and FADH. एज वी नो कि हमारा जो NADH था और FADH2 था, उससे हमें क्या क्या मिल रहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन सिस्टम में हमने उससे यूज़ किया था प्रोटॉन, और उनसे और क्या लिया था, और हमने लिया था इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन पास होकर कहाँ जा रहे थे, आपके कॉम्प्लेक्स यानी साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 था उसके पास जा रहा था, और जो आपका टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था वो आपका था ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे प्रेजेंट है, और वो क्या मिलकर बना रहा था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर वो वाटर का फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन जो हमारे बहुत सारे प्रोटॉन का कलेक्शन हो गया था कहाँ पर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे, वो प्रोटॉन अब जा रहे थे कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के पास। वहाँ पर प्रेजेंट है F0 F1 कॉम्प्लेक्स, जो क्या काम कर रहा था, जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा था एटीपी सिंथेसिस का। और अब इस टॉपिक के अंदर यानी आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर हम यही देख रहे हैं कि कैसे NADH और FADH से जो हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिले उनसे एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लिंक्ड फॉस्फोराइलेशन, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लिंक फॉस्फोराइलेशन है। टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिक पाथवे आपका ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन सिस्टम, इसका जो सबसे टर्मिनल का मेटाबॉलिक पाथवे वो कौन सा है, आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 5 का फंक्शन है। इसको साथ ही साथ हम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, आगे देख लो। अच्छा, एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं इसको। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था, ये मैट्रिक्स वाला रीजन था जहाँ आपका क्या परफॉर्म हुआ था, जहाँ आपका TCA साइकिल परफॉर्म हुआ था। मैंने बताया था आपको कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो बीच वाला इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे बोला जाता है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसका बहुत बड़ा रोल है किसमें, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। और जो आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थी उसमें क्या प्रेजेंट था, उसमें आपका प्रेजेंट था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन सिस्टम। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन सिस्टम में यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में हमने देखा था कि कैसे ये मेम्ब्रेन में, इस तरह से मेम्ब्रेन में 5 तरह के प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट थे। इन्हीं में से एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आपका क्या था, ऑक्सीसोम भी जिसको बोलते हैं, या F0 F1 पार्टिकल भी इसी को बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 5। आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 था वहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन था, जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, और वो किसका फॉर्मेशन कर रहा था, वो फॉर्मेशन कर रहा था वाटर का। ठीक, अब कॉम्प्लेक्स जो 5th है वो कैसा है, वो दो प्रोटीन से मिलकर बना है। एक तो है आपकी F0 और दूसरी है F1। जो F1 का फेस है वो किस साइड है, आपका मैट्रिक्स के साइड है। अब कैसी है ये, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। कैसी है, फोल्डेड है। इंक्रीज सरफेस एरिया लीड्स टू इंक्रीज F0 F1 पार्टिकल। आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, वो कैसी होती है, अंदर की तरफ फोल्डेड है। वो कैसी है, अंदर की तरफ फोल्डेड है, इस तरह से
इस तरह से आपकी माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इस तरह से फोल्डेड होती है अंदर से। क्यों? ताकि मैक्सिमम सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके और ताकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन का फॉर्मेशन हो सके, यानी मैक्सिमम प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस यहाँ बाइंड करेंगे, यानी मैक्सिमम अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन सिस्टम प्रेजेंट है तो मैक्सिमम यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? F0 F0 कॉम्प्लेक्स, यानी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 5th भी प्रेजेंट होगा। अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो 5th भी प्रेजेंट है यहाँ पर, तो यानी मैक्सिमम ATP बनेगी। तो मैक्सिमम ATP बनेगी तो मैक्सिमम ATP सेल को भी मिलेगी और सेल उससे क्या परफॉर्म करेगी? अपने बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेगी। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि F0 F1 पार्टिकल कैसा है? इनर मेम्ब्रेन है, इनफोल्डेड है, इंक्रीज सरफेस एरिया लीड्स टू इंक्रीज F0 F1 पार्टिकल, यानी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा ये प्रोटीन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। एक बार और देख लो यहाँ पर, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन था, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन था, ये हमारा इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस था और ये हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन था जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट थी। ये हमने ओवरऑल लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट था, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स था और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड से जो भी इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे वो कहाँ पे जा रहे थे? आपके यूबिक्विनोन के पास, और यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोल के पास जा रहे थे और वहाँ से फाइनल कहाँ पर जा रहे थे? आपके कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास जा रहे थे। कॉम्प्लेक्स 3 से यहाँ पर फिर साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा था, फिर वो कहाँ पे जा रहा था? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास जा रहा था और यहीं पर कॉम्प्लेक्स 4 के पास किसका फॉर्मेशन हो जा रहा था? वाटर का फॉर्मेशन हो जा रहा था। ये देख लो यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो गया। ये कैसा था? टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था। अब देखो साथ ही साथ इससे कुछ प्रोटॉन भी रिलीज हुए थे और वो प्रोटॉन कहाँ गए थे? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से पंप हो गए थे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से, और साथ ही साथ आपका यहाँ पर यूबिक्विनोन ने भी प्रोटॉन को लिया था, वो भी पंप हुआ था कहाँ पे? आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। कॉम्प्लेक्स 3 ने भी कुछ प्रोटॉन को पंप किया था और यहाँ से कॉम्प्लेक्स 4 भी कुछ प्रोटॉन को पंप कर रहा है, यानी बहुत सारे प्रोटॉन का जो पंपिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है? इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब इतनी ज़्यादा अमाउंट में मैक्सिमम प्रोटॉन का जो पंप हो रहा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, इसकी वजह से यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? चार्ज जनरेट हो जाएगा। और कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा? वो चार्ज जनरेट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, यानी मैट्रिक्स में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट बहुत हाई है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। इसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब सेल चाहेगी कि ये जो ग्रेडियंट है, यानी पीएच है जो सेल का, यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यानी मैट्रिक्स का और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का जो पीएच है वो क्या हो? पीएच अपना मेंटेन रहे, पीएच आपका क्या रहे? मेंटेन रहे। तो इस वजह से ये जो प्रोटॉन है ये वापस पंप होना स्टार्ट होंगे। कहाँ पर? किसके थ्रू? आपके कॉम्प्लेक्स नंबर 5th के थ्रू। ठीक है, अब देख लो, अब थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर 5th क्या है आपका। अब देख लो, हमने अभी देखा कि जो कॉम्प्लेक्स 5th है उसके पास एक एंजाइम होता है ATP सिंथेस। ये क्या है? कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट। इसमें दो क्या हैं? 2 मेजर कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? एक तो हमने पढ़ा F0, एक पढ़ा F0। F0 कैसा है? इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल है। मान लो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपकी कैसी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाइलेयर है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं बीच में बात करूं तो मैं यहाँ पर एक प्रोटीन ऐसे इंटीग्रल कर देती हूँ, वो कौन सी? F0 है। और इसके नीचे यानी फ्री स्पेस में यानी पेरीफेरली किसी दूसरी प्रोटीन को ऐड कर दूँ यानी F1 को, वो कैसी है? पेरीफेरल है। तो यहाँ पर जो F1 है, F0 है आपकी, यानी F0 आपकी जो प्रोटीन है वो कैसी? इंटीग्रल है, यानी 2 मेम्ब्रेन के बीच में धसी हुई है, यानी ये 2 मेम्ब्रेन हो गई अपर और ये लोअर मेम्ब्रेन हो गई, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये से फंसी हुई है। फॉर्म चैनल, और किसका काम करता है? ये चैनल का बनाने का काम करता है, यानी जब भी प्रोटॉन इससे आएगा, जब भी प्रोटॉन यहाँ से पास होगा तो ये किसका काम करेगा? एक चैनल का काम करेगा।
यानी एक तरह के गेट का फॉर्म करेगा, यानी एक तरह के गेट का काम करेगा, थ्रू विच प्रोटॉन पंप, और वो प्रोटॉन पंप होकर कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और ये प्रोटॉन कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से। अब देख लो, अब जो दूसरा हमारा पार्ट था F1, वो कैसा है, हेड पीस है, ठीक, इसका क्या काम कर रहा है, हेड पीस है। साथ ही साथ ये पेरीफेरली लोकेटेड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये कैसे लोकेटेड है, मैट्रिक्स साइड से अगर हम देखें, मैट्रिक्स साइड मान लो जी, ये नीचे का जो लोअर का पोर्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, नीचे का जो पोर्शन है वो कैसा है, मैट्रिक्स वाला पोर्शन है। इस तरह से आपका ये वाला जो रीजन है वो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर अगर कोई प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये दो मेम्ब्रेन की अगर बात करें, तो इस मेम्ब्रेन यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, तो इस मेम्ब्रेन की इनर साइड से अगर हम देखें तो ये कैसी है, पेरीफेरली प्रेजेंट है। लेकिन साथ ही साथ अगर F0 की बात करें तो वो इसी मेम्ब्रेन में कैसी है, इंटीग्रल है, यानी धसी हुई है, बीच में फंसी हुई है। बट F1 कैसी है, पेरीफेरली यानी ऊपर, जैसे हमने पढ़ा था ना आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम में हमने पढ़ा था, साइटोक्रोम C था आपका, पेरीफेरली प्रेजेंट था। ये क्या है, साइट ऑफ ATP सिंथेसिस, यानी F1 ही आपकी प्रोटीन वो कैसी है, मेन साइट है किसकी, ATP की सिंथेसिस की, क्योंकि इसी कॉम्प्लेक्स से क्या पास होगा, प्रोटॉन पास होगा। जैसे ही प्रोटॉन पास होगा ATP की सिंथेसिस होगी। अब देख लो, और सिंथेसिस ऑफ ATP बाय यूजिंग एंजाइम ATP सिंथेस, इसीलिए इसको ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। बिकॉज एक्टिव ओनली व्हेन देयर इज ए प्रोटॉन ग्रेडियंट, जितना ज़्यादा मैक्सिमम प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा, यानी जितना ज़्यादा यहाँ पर आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट हाई होगा, जितना ज़्यादा आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट हाई होगा, उतना ही ज़्यादा एक तरह का फोर्स जनरेट होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब जितना ज़्यादा फोर्स तेज़ी से जाएगा, उतना ही यहाँ पर मैक्सिमम ATP का फॉर्मेशन होगा। अब देख लो, there is a proton gradient with high proton concentration in the intermitochondrial space, यानी F0 साइड। फॉर ईच ATP, यानी हर एक ATP के लिए कितने प्रोटॉन का पंप होना रिक्वायर है, 2 प्रोटॉन एटलीस्ट पास होंगे, किसके थ्रू, F0 के थ्रू, फ्रॉम कहाँ से, इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स में, टू डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। और इस तरह से आपका जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट है, यानी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है, वो कैसा हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। अब देख लो, यहाँ पर हमने ये देख लिया, जितना ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स होगा यहाँ पे, यानी जितना ज़्यादा यहाँ से प्रोटॉन आया है, अब ये जितने ज़्यादा प्रोटॉन यहाँ पर इकट्ठे होते जाएंगे, तो यानी जितना ज़्यादा प्रोटॉन इकट्ठा हो गया, उतना ही ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स जनरेट हो जाएगा। और ये फोर्स क्या करेगा, क्योंकि F0 हमारा किसका काम कर रहा है, F0 हमारा काम कर रहा है चैनल का काम कर रहा है। और जो F1 है वो क्या काम कर रहा है, मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ATP सिंथेसिस का। तो यानी जितना ज़्यादा फोर्सफुली यहाँ से प्रोटॉन पास होंगे, क्योंकि सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो चाहेगा कि जो माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और जो मैट्रिक्स है उसका जो pH है वो मेंटेन हो जाए, क्योंकि अभी के लिए यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो गया और सेल के अंदर नेगेटिवली चार्ज हो गया है। इसलिए अब ये प्रोटॉन बहुत तेज़ी के साथ फोर्सफुली किससे पास होंगे, F0 से होते हुए F1 से पास होंगे। तो वो जो फोर्स है, उस फोर्स से एनर्जी जो निकलेगी, यानी इससे क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। अब इस एनर्जी से क्या होगा, आपका ADP और आपका फॉस्फेट दोनों कंबाइंड हो जाएंगे और किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, आपके ATP का। तो इस तरह से यानी आपके जब भी इससे एक ATP का फॉर्मेशन होगा, तो कितने प्रोटॉन पंप होंगे, आपके 2 प्रोटॉन का पंप होना जरूरी है। यानी जब 2 प्रोटॉन पंप होंगे तब जाकर एक ATP का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था कि NADH से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। एक NADH से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यानी हमें कितने प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होगी, 3 ATP बनाने के लिए हमें 6 प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होगी। यानी आपके 6 प्रोटॉन यहाँ से आपके टोटल
6 प्रोटॉन पंप होंगे, तब जाकर यहाँ पर 3 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ओके, अब देख लो, द मेथड ऑफ फार्मिंग एटीपी यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल, यानी वही आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लो। अच्छा, हमने ये देखा ना, जैसे प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो जनरेट होता है उससे क्या हो रहा है, उससे आपको एनर्जी मिल रही है और उसी एनर्जी से एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। इस टर्म्ड केमी ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेसिस बोले, क्योंकि ये एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के फ्लो से एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है। दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय पीटर माइकल 1961 में। ये थ्योरी किसने प्रपोज की थी, पीटर माइकल ने। यहाँ पर भी वही सेम डायग्राम है कि यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में यहाँ पर मान लो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट थे, और ये हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स नंबर 5th। तो हमने ओवरऑल अभी स्टडी किसकी की, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 से, जिससे हमने क्या किया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी अपनी एटीपी का फॉर्मेशन किया है। किसका फॉर्मेशन किया है, एटीपी का फॉर्मेशन किया है। तो अच्छा, इस लेक्चर में बस इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना कंप्लीट करेंगे द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। ओके, I hope you found this video informative. Thank you for watching.